Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है बच्चों, जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अभी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, है ना। तो ये मोल कंसेप्ट के आगे वाले पार्ट है। प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आपको देख लेना है। और बच्चों मैं इस उम्मीद से आगे बढ़ रही हूँ कि मैं जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट एक और क्लास होगा बच्चों और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम करेंगे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड जेईई। चलिए बच्चों, तो ये सारे टॉपिक हम ध्यान से समझेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि इससे जो क्वेश्चन है वो हमारे नीट में आता है और जेईई में भी आएगा बच्चों। प्लस ये हमें 12th के भी टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। तो पहले हम समझते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नाम लिखती हूँ बच्चों, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H12O6। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और उसका ये केमिकल फॉर्मूला होता है। इस केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है बेटा कि इसमें क्या है, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के क्या हैं 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं 6 एटम्स हैं। तो मतलब हमें क्या पता चल रहा है बेटा, हमें इसमें पता चल रहा है नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या पता चला बच्चों, हमें इसमें से पता चल रहा है नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है बच्चा, इसमें कितने एटम और मॉलिक्यूल हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं बच्चा कि जो मेरा ग्लूकोज है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन होंगे। और ऑक्सीजन कितना होगा, एक होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ बच्चा। ये मुझे क्या बताता है बच्चा, ये जो मुझे फॉर्मूला है वो मुझे बता रहा है रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। क्या बता रहा है, रेशियो ऑफ द एलिमेंट। मतलब ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके बीच का क्या रेशियो है, 1:2 ऑक्सीजन। मतलब कि एक कार्बन के साथ मेरे 2 हाइड्रोजन अटैच है और उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हमें सिर्फ फॉर्मूला के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके रेशियो के बारे में बताता है। ये क्या नहीं बताता है, ये हमें नहीं बताता है। ये क्या हो गया बच्चों, दिस empirical formula gives no information about exact number of atoms। मतलब जो फॉर्मूला है उसमें जैसे कार्बन है, यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा ना कि कार्बन के एग्जैक्टली कितने नंबर है, पर ये वाले केस से हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे। तो ऐसा फॉर्मूला जो हमें सिर्फ रेशियो के बारे में बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताएगा, वो हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ऐसा फॉर्मूला जो हमें रेशियो के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए एनसीईआरटी से देखते हैं बच्चों क्या टॉपिक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, या तो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो आप किस तरह से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है बच्चों।
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है उसके जो भी एटम्स हैं उनके बीच में क्या रेशियो है बच्चों, वो हमें बताएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। वही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों वो हमें क्या बताता है? इट टेल्स और शोज एज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड में जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सारे एलिमेंट हैं, एग्जैक्टली उनका कितना नंबर है वो हमें क्या बताएगा बच्चों? वो हमें बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? इसको आप कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? इसको आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इसमें। आप बता रहा है बच्चों, इफ द मास परसेंट क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है बच्चों हमारा। इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन का कितना परसेंटेज है, अगर हमें ये पता हो तो हम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ साथ उसका मोलर मास पता हो तो हम क्या बना सकते हैं बेटा? हम डिराइव कर सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब चलिए पहले हम समझते हैं कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और किस तरह से उसकी हेल्प से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। आते हैं हम इस एग्जाम्पल पर बच्चों, थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले हम। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें जो एलिमेंट्स है, मतलब जैसे ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अगर हमें उसका मास परसेंटेज पता हो, क्या पता हो बच्चों? मास परसेंटेज। तो उससे हम क्या करेंगे? फिर हम निकाल लेंगे एलिमेंट्स का ग्राम, मतलब वो मास परसेंटेज के हिसाब से ग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर हमें क्या निकालना है? एलिमेंट्स का मोल रेशियो निकालना है, और उसके बेसिस पर हम क्या बना लेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो बच्चों तो हम उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो उससे हम निकाल लेंगे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर हमें पता हो, है ना, तो हम क्या करेंगे? एक वैल्यू है हमारी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो दोनों ही मास को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो एन निकलेगा, और जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके साथ हम एन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे हम कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है मास परसेंटेज। अभी हमने पढ़ा कि अगर मास परसेंटेज पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, कार्बन का इतना है, क्लोरीन का इतना है। इसका मोलर मास भी दिया हुआ है आपको। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी यहाँ पे बताया गया कि अगर मोलर मास दिया हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और मास परसेंट दिया हुआ हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें क्या करना है? जो मास परसेंट दिया हुआ है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जो मास परसेंट दिया है वो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली जो भी मास परसेंटेज है उसको हम ग्राम में लिख देंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था बच्चों? 4.07। तो हमने क्या लिख दिया? 4.07 ग्राम। कार्बन का इतना ग्राम और क्लोरीन का इतना ग्राम। सिंपल, मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमें क्या करना है बच्चों? हमें जो भी नंबर है, मतलब जो भी ग्राम है एलिमेंट का, उससे हमें उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का ध्यान रखना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन
मास अपॉन मोलर मास, और एटम का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है बच्चों गिवन मास, तो हाइड्रोजन का गिवन मास कितना, इतना, उसका एटॉमिक मास इतना, तो ये हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली फॉर कार्बन उसका गिवन मास एटॉमिक मास से डिवाइड किया, आ गया उसका नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ क्लोरीन उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया गिवन मास को, आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्या किया, पहले परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड स्टेप क्या करेंगे बच्चा, ये जो अपन ने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर ऑफ मोल्स है कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या करेंगे बच्चों, सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। Divide each of the moles value obtained above by the smallest number among them। तो सबको अपन डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या ये हमें रेशियो मिल जाएगा 2:1:1। तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है, कार्बन कितना है 1 है, और क्लोरीन कितना है 1 है। तो अब इस रेशियो के हम क्या करेंगे, होल नंबर में लिख देंगे। अब अगर होल नंबर ये नहीं है तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, आसान। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या लिख लेंगे बच्चों, हम लिख लेंगे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या लिख लिया, CH2Cl। अब आप अगर H2CCl रखें तो ये लग रहा है क्या कोई मॉलिक्यूल फॉर्मूला, नहीं लग रहा है ना, तो वो धीरे धीरे हमें आइडिया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से पहले निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे निकालेंगे, तो हम कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 2 एटम है तो इंटू 2 किया, क्लोरीन का एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से किसको डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। मोलर मास कहाँ था, तो मोलर मास ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ था, ये दिया हुआ है मोलर मास 98.96 ग्राम। ये डिवाइड किया बच्चों, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है n की वैल्यू, तो n कितना आया 2। अब ये जो n है उससे आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये आसान है, ठीक है। तो आपको सारे स्टेप्स को मैं वापस रिवाइज करवाती हूँ बच्चों। अगर आपको मास परसेंटेज दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करना है, मास परसेंटेज को सीधे ग्राम में लिख देना है, फिर उसका मोल निकाल लेना है, और फिर उसका जो भी रेशियो आएगा वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके n निकाल लेंगे, और n को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ओहो बहुत ही खतरनाक नाम है मैम ये तो। बच्चों आसान सी चीज है, चलिए स्टोशियोमेट्री क्या होता है बच्चों, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो लेट से अपन ने लिया ये वाला केमिकल रिएक्शन, क्या लिया बच्चों, अपन ने लिया ये वाला केमिकल रिएक्शन, कौन सा वाला मैम, तो ये हमारा CH4 मीथेन। 10th में अपन ने पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग। अगर नहीं याद है आपको बच्चों, वापस यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, सो डोंट यू वरी। अपन ने क्या किया बच्चों, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं बच्चों कि एक जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, क्या है बच्चों, एक जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक CO2 और 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है बच्चों, यहाँ पे जो एक है दिस वन, कितना मीथेन है बच्चों, तो ये जो मीथेन के पहले 1 लगा हुआ है ना, और ऑक्सीजन के पहले 2 लगा हुआ है,
और यहाँ पे CO2 के पहले 1 और वाटर के पहले यहाँ पे जो 2 लगा है। तो बच्चों ये जो मेरे नंबर्स है, क्या बोला मैंने, ये जो मेरे नंबर्स हैं बच्चों, ये नंबर क्या है, ये मेरे नंबर हैं कोएफिशिएंट। तो ये जो कोएफिशिएंट होते हैं बच्चे, इनको हम किस लिए यूज करते हैं, हम इनको यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो नंबर है इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है स्टोशियोमेट्री। क्या कहा जाता है बच्चों, स्टोशियोमेट्री। रीड करते हैं एनसीईआरटी से। Here methane and dioxygen are called reactant and carbon dioxide and water are called product। मैम ये तो पता है हमें। All the reactants and the product are gases in the above reaction, और जिसको किससे इंडिकेट किया गया है, जी से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अगर ये सॉलिड और लिक्विड होते तो हम एस लिखते और एल लिखते। मैम ये तो 10th की बातें हैं, हमको आता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब यहाँ पे जो अपन ने कोएफिशिएंट 2 लगाया है ऑक्सीजन के पहले और वाटर के पहले, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सिमिलरली हमारा जो मीथेन और CO2 है उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब ये जो 1 और 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, कि ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऊपर ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है बच्चा, इससे हम और क्या कह सकते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है किससे, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। और हम क्या कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और प्रोडक्ट दे रहा है क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बहुत आसान है बच्चों। अब दूसरे केस में हम क्या कह सकते हैं बच्चा, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, अगर हम इसका क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ये बच्चों मैं आपको बाद में समझाऊंगी, है ना, जब अपन गेलुसाक्स लॉ को अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पे मैं आपको ये चीजें समझाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझा दूंगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर अपन अभी के लिए यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, स्किप कर रहे हैं, बाद में करेंगे। तो मीथेन का जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, हाँ 32, तो 2 और 2 है तो 32 इंटू 2 कर देंगे। CO2 का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, तो 44, और वाटर का 18, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 64। तो अब इसको अपन और क्या कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप इसको मोल्स में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में बोल सकते हैं, या तो ग्राम में बोल सकते हैं। सारी चीजें एक ही चीज बता रही हैं, अलग अलग किस्में, अलग अलग सेंटेंस में। तो बच्चों ये जो डेटा है इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कि मास जो है वो मोल्स से और मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो तीनों तरीके से अपन लिख सकते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये हमें कैलकुलेशन में यूज होगा 11th में भी और 12th में भी, है ना, कि अगर आपको डेंसिटी दिया होगा तो डेंसिटी की हेल्प से आप क्या निकाल सकेंगे, मास निकाल सकेंगे, है ना। क्यों मास क्यों चाहिए मैम, क्योंकि मास से ही तो हम क्या निकाल लेंगे, अपना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो ये हमारा सुपर डुपर इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला हो जाएगा। छोटा सा है पर जब इसकी जरूरत पड़ती है तो याद नहीं आता है, तब इसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। तो मैं आपको बोलूंगी इसको आपको अभी याद कर लेना है। नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चा, ये टॉपिक जितना ही ज्यादा छोटा है उतना ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इससे क्वेश्चन आता है हमारे नीट और JEE में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा रिएजेंट है जो किसी चीज को क्या करने वाला है, ये करने वाला है बच्चा लिमिट। जैसे आपके केस में बेटा, मतलब अगर आप 11th में हैं तो आपके केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है बच्चों, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है टाइम। आपके पास टाइम कम है और काम आपको क्या करना है, ज्यादा करना है। काम मतलब आपको पढ़ाई ज्यादा करना है बच्चों।
अब मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ बच्चों कि आपके पास क्या है, आपको दिया है मैंने 4 बुक्स, मैंने क्या दिया है बच्चा, आपको मैंने दिया 4 किताबें और मैंने आपको बोला बच्चों कि आपको ये चारों किताबों 5 आवर्स में कंप्लीट कर देनी है। बच्चों तो यहाँ पे जो लिमिटिंग है, मतलब जो आपको कम पड़ने वाला है, वो क्या कम पड़ेगा, 4 किताबें या ये टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा टाइम लिमिटिंग है। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में हम समझेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट को मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल पहले लिखती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी से पढ़ के समझा दूंगी बच्चों। चलिए तो मैं लिख लेती हूँ, मान लीजिए मेरा रिएक्टेंट है 8 2A और दूसरा रिएक्टेंट है मेरा 3B। ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या है, 4C एंड 6D। ये आया बच्चों, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसको मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि जो 2A है उसका कितना अमाउंट है, हमारे पास 4 मोल है, और जो मेरा 3B है उसका कितना अमाउंट है बच्चों, ये मेरा है 20 मोल। कितना है बच्चों, 20 मोल। तो इसको हम समझते हैं बच्चा कि यहाँ पे जो मेरा 2A है, ठीक है, क्या है बच्चों, मेरा जो 2A है उससे D कितना बनेगा बच्चों, उससे मेरा D बनेगा 6। तो मेरा जो 1A है, 1A से D कितना बचेगा बच्चों, D मेरा बन जाएगा 3। तो अब मेरे पास कितने हैं बच्चों, 4 मोल है, मतलब 4A से कितना D बनेगा बच्चों, 4A से D बन जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 मोल। ये आया बच्चों समझ में। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें मैम कैसे आपने बता दी, ठीक है, तो वापस करते हैं हम कि यहाँ पे जो मेरा 2A है उसके साथ B कितना रिएक्ट करने के लिए बेटा, B मेरा है 3। तो अब मेरा जब 1A होगा तो उसके साथ मेरा B कितना रिएक्ट करेगा, 3/2 है ना बच्चों। तो मेरे पास A के कितने हैं, 4 मोल हैं, तो B के कितने रिएक्ट करेंगे, 3/2/4। तो कितने मोल हो जाएंगे बेटा, 6 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो 4 मोल है उसके साथ मुझे B के कितने मोल रिएक्ट कर सकते हैं, 6 मोल रिएक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो B है वो क्या है बच्चों, मेरा जो B है वो एक्सेस है, तो मेरा जो 2A है वो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये ऐसा रिएजेंट है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या है बच्चा, ये ऐसा रिएजेंट है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चे, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और आपको पूछ लेगा कि जो दिया हुआ केमिकल रिएक्शन है इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रिएजेंट जो जल्दी खत्म हो जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सिंपल इस तरह से आपको देख लेना है उसको, है ना। जैसे 2A के साथ 3B रिएक्ट करेगा, तो अब यहाँ पे अगर 4A होता 5B होता तो आप पहले 1 के लिए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जितना दिया हुआ है उसके साथ निकालेंगे। तो आपको A के साथ रिएक्ट करने के लिए B कितना चाहिए वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसमें से जिसका भी अमाउंट कम लगे वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं बच्चों वापस हम। देखिए, many a time reaction are carried out with the amount of reactant that are different than the amounts as required by a balanced chemical reaction। ये ऐसा कह रहा है कि कई बार हम ऐसा केमिकल रिएक्शन करने जाते हैं जिसमें जितना अमाउंट चाहिए या तो उससे हम कम ले लेते हैं या तो उससे हम ज्यादा ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि ऐसा रिएक्टेंट, क्या बेटा, ऐसा रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी अपन ने देखा कि जो हमारा बी था वो चाहिए कितना था, 6 चाहिए था, पर था कितना, 20 था। So the reactant which is present in least amount gets consumed after some time, and after that further reaction does not take place whatever be the amount of the other reactant. Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and therefore it is called limiting reagent। सिंपल सा मतलब है बच्चों
कि मान लीजिए ये वाले केस में हमें पता है कि जो हमारा 2A है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब अगर 2A खत्म हो गया तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये ऐसा रिएजेंट जो जल्दी कंज्यूम हो गया है और उसकी वजह से फर्दर और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसे रिएजेंट को कहा जाता है बच्चों क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली समझेंगे कि जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका जो कंसेंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, है ना, या तो सब्सटेंस का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। तो जो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है, मतलब उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसको हम इन 4 तरीके से कर सकते हैं बच्चों। अगेन ये जो हमारे चारों चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी आपको हेल्प करेगा बच्चों। जब अपन सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो लेट्स क्लियर इट नाउ, है ना, ताकि 12th में हमें इसको वापस पढ़ना ना पड़े। तो बच्चों आज मैं ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में अपन थर्ड एंड फोर्थ करेंगे और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो मास परसेंट और वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। तो अपन ने, मैंने आपको जब एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था मास परसेंट दिया होगा। मास परसेंट क्या होता है बच्चों? तो चलिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मास परसेंट हम कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन में याद रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। ये एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों अपन, है ना। इसमें हमें क्या निकालना है? मास ऑफ ए निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। दिया हुआ है एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डाला गया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास कितना? 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास 2 प्लस 18, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 2/20 इंटू 100 किया तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकल आया? 10% निकल आया। अब अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता तो हम क्या करते? 18 लिखते ऊपर, नीचे लिखते 20 और इनटू करते क्या बच्चा? 100 कर देते। तो ये हमारा क्या हो जाता? आ जाता है हमारा, ठीक है, 90 ग्राम। 90%, तो 90 प्लस 100 हो गया। अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो 100 में से 10 निकाल दो। अब जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट का हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो मोल फ्रैक्शन है बच्चा। मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? तो जैसे अपन ने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, मेरे सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट है और क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का कितना पार्ट है और सॉल्वेंट का कितना पार्ट है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। यहीं से एक चीज क्लियर करना है कि जो Na प्लस एन एन बी होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना है बच्चों, 11 12 दोनों में हेल्प करेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सो दिस इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। किस में? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर एक सब्सटेंस ए को हमने सब्सटेंस बी में डिजोल्व किया और उनका जो मोल फ्रैक्शन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का Na और सॉल्वेंट का Nb है, तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा। तो Na अपॉन Na प्लस Nb करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा? Na निकल आएगा। अब अगर हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना है? ऊपर B लिख देना है और नीचे सॉल्यूशन का रहेगा। ये आसान सा टॉपिक था बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम मोलारिटी और मोलालिटी करने वाले हैं बच्चों। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, केमिस्ट्री सीखते रहिए।